हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डोल्टन्स एटॉमिक थियरी। डोल्टन्स एटॉमिक थियरी। ओके। तो डोल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी, हमने अभी पिछली वीडियोस में बहुत सारे लॉज पढ़े हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का जो थ्योरेटिकल प्रूफ है कि ये लॉज जो हैं वो कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं है, वो हमें दिए थे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जॉन डोल्टन। ठीक है। जॉन डोल्टन, वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। ठीक है। उन्होंने एक थियरी के फॉर्म में हमें ये सब डाटा दिया है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, डोल्टन एटॉमिक थियरी। ठीक है। ये उन्होंने कब दी थी? 1808 के अंदर इन्होंने दी थी। अब हमें अलग अलग पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं रिलेटेड टू डोल्टन एटॉमिक थियरी। ठीक है। और उनको हमें लर्न भी करना है। तो सबसे पहले जो उसका पॉइंट है, उसने ये बोला था इस थियरी के अंदर कि जो मैटर है ना, वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? मैटर इज made up of extremely small particles called atoms. ओके। सेकेंड पॉइंट इसका था, सेकेंड पॉइंट में इसने क्या बोला कि इसने ये बोला कि जो एक एलिमेंट है ना, उसके जो सारे एटम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है। चाहे हम उनका शेप देखें, चाहे साइज देखें, चाहे मास देखें, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखें, उनकी जो सारे के सारे वो क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर तुमने आयरन का पीस ले लिया, ठीक है, तो आयरन के अंदर जो Fe के एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो जो एटम्स प्रेजेंट हैं आयरन के, वो क्या हैं, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, शेप में, साइज में, मास में और उसकी प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है। तो हम इसको लिखना कैसे हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ध्यान रखना, सेम एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ओके। दैट इज शेप, इन लिख लेना यहाँ पे, इन शेप, साइज, मास एंड ऑल्सो इन प्रॉपर्टीज। ओके। तो ये हो गया इसका सेकेंड पोस्टुलेट। अभी इसके थर्ड पोस्टुलेट के लिए क्या है, उसने क्या बोला था कि जो ये हो गया सेम एलिमेंट के लिए। ठीक है। अगर हम लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी और उसकी शेप, साइज, मास वो भी उसके डिफरेंट रहेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? हम ये सोच ले, देखो एक आयरन का टुकड़ा है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा किसका, मान लो गोल्ड या फिर सिल्वर का टुकड़ा है। ठीक है। तो क्या सिल्वर के एटम जो आयरन के एटम्स के इक्वल एक जैसे होंगे? उस मतलब आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है। सिल्वर के एटम्स जो हैं आयरन के एटम्स के जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है। वही उसने यहाँ पे बोला था। ठीक है। इसने यहाँ पे क्या बोला था? एटम्स ऑफ द different elements differ in all respects and have also different properties. ओके। तो उसने ये बोला था थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है। फिर उसने क्या बोला था कि जो मैटर होता है ना, उसकी बिल्कुल, उसका जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, क्या होता है, वो एटम होता है। ठीक है। वो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है। मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि मैटर जो है वो खुद ही पार्टिसिपेट करेगा। हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, हम ये बोलेंगे कि वो जो भी मैटर है, ठीक है, जो भी पदार्थ है हमारा, उसके एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे अगर उनको कंबाइन होना है। ठीक है। केमिकली अगर उनको कंबाइन होना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर which can take part
इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, ये उसने बोला था, कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट उसने बोला था कि जो एटम्स हैं, ठीक है, या तो सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, जिसको उन्होंने बाद में क्या बोला था कि मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड एटम्स उसने बोला था। उसने क्या बोला था शुरू में कि सेम एलिमेंट के भी एटम मिलके कंपाउंड एटम्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड एटम्स बना सकते हैं। और फिर उसने ये बोला नहीं, कंपाउंड एटम्स अजीब सा नाम है। इसके बाद उन्होंने कंपाउंड एटम्स को क्या नाम दिया, मॉलिक्यूल्स नाम दिया। ठीक है, हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज में भी पढ़ा है, H2 है और Cl2 है, कंबाइन करके HCl बना रही है। ठीक है, ऐसे ही एक Cl दूसरे Cl के साथ कंबाइन करके Cl2 बना ले। ठीक है, तो ये है इसकी फिफ्थ जो स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, तो फिफ्थ क्या बोला था उसने, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combined together to form कंपाउंड एटम्स। ठीक है, और जो कंपाउंड एटम्स है उसको बाद में उसने क्या नाम दे दिया, तो दैट इज दे आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सिंपल सा ये लॉजिक है इस वाली स्टेटमेंट का। ठीक है, फिर सिक्स्थ उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं ना, ठीक है, एक दूसरे के साथ और कंपाउंड एटम बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो उनको सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करके बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। कल हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा था, तो हमने देखा था रेशो जो है बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा था। ठीक है, 1:2 या फिर 1:3:2 इस टाइप का। ऐसा नहीं है एक H2 है, ठीक है, और एक Cl2 है और मिलके कुछ 2000 HCl बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, व्हेन atoms combine with each other to form compound atoms or molecules, they do so in simple whole number ratios। सिंपल होल नंबर रेशियोज। ओके, तो ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर सेवंथ में उसने क्या बोला, उसने बोला कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, किसी फिजिकल चेंज या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एटम्स कैन नीदर बी created nor be destroyed। ओके, ड्यूरिंग ए, यहाँ से लिख लेना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, इन फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये 7 उसके पोस्टुलेट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करनी। डाल्टन एटॉमिक थियरी सीधा बड़ा क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हमने अभी डाल्टन एटॉमिक थियरी पढ़ी है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस डाल्टन एटॉमिक थियरी की। ठीक है, तो हमने देखा है कि डाल्टन एटॉमिक थियरी उसमें बहुत सारे जो लॉज हैं अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक है, जैसे उनको सबको एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसने एक लॉ है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जो क्या था, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, इस लॉ को छोड़ के उसने सारे केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम ये बात भी अगर मान लो मना कर देते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतनी सी बात तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस, ऐसी कमियां हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी में जो हमें पढ़नी है। ठीक है,
तो सबसे पहला क्या रहेगा इसमें पॉइंट, इसमें ये पॉइंट रहेगा कि इसने बहुत सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो कि वेट के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट 4 जो थे, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये सारे के सारे वेट के ऊपर डिपेंड थे। तो उसने इनको तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उन्होंने जो 5th वन था, जो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो कि गैसेस की वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, chemical combinations based on weight, but not on volume, ठीक है। और वॉल्यूम के ऊपर कौन सा बेस था हमारा, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, वो हमारा वॉल्यूम के ऊपर बेस था और उसके बारे में उसने कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी, ठीक है। तो ये उसकी ड्रॉबैक है, ये उसकी कमी है, लिमिटेशन है, ठीक है। सेकंड इसकी लिमिटेशन ये थी कि उसने ये नहीं बताया कि, उसने ये तो बता दिया कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो कि अलग अलग हैं, उनका मास भी अलग है, उनका साइज भी अलग है, उनकी वैलेंसी भी अलग होती है, तो वो क्यों कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये हो गई बात, होती है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी ये चीज़ हो गई कि सबसे पहले तो ये है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास, साइज और वैलेंसी अलग अलग होता ही क्यों है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी इसकी, कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स, उसके जो एटम्स हैं वो मास के रिस्पेक्ट में, साइज के रिस्पेक्ट में और वैलेंसी के रिस्पेक्ट में क्यों एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखेंगे, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन वाई द एटम्स ऑफ different elements differ in mass, size and valency, ओके, ये पॉइंट हो गया इसका। थर्ड पॉइंट जो है उसने ये तो बता दिया, उसने क्या है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि एटम्स हैं जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते ही क्यों हैं, ठीक है। इस बात को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन why atoms of the same or different elements combine to form molecules, ओके। फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ लिमिटेशन इसकी। फोर्थ, अब देखो क्या है ये थ्योरी, इसने ये नहीं बताया कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो आपस में जो बाइंडिंग फोर्स से बंधे होते हैं उसके बारे में इसने कोई भी जिक्र नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से मैटर की तीनों स्टेट्स होती हैं। हमने देखा था जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर बाइंडिंग फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम बाइंडिंग फोर्स होता है, गैसेस के अंदर बहुत ही कम बाइंडिंग फोर्स होता है, ठीक है, ओके। तो उसने ये नहीं बोला, बाइंडिंग फोर्स के बारे में कोई बात नहीं की, ठीक है। तो ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, द थियरी failed to explain the nature of the binding forces in atoms and molecules, ओके, जिसकी वजह से हमारी तीनों स्टेट्स होती है मैटर की,
लिख भी लो, लिख सकते हो, which accounts for the three states of matter, ठीक है। मैटर की 3 स्टेट्स भी मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके। 5th लिमिटेशन जो है इसकी वो क्या रहेगी, उसने कभी भी क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दिया कि एक एटम क्या होता है और एक मॉलिक्यूल क्या होता है। भाई क्लियरली बताओ हमें, ठीक है, क्लियरली डिफरेंस बताओ उनके बीच में। तो क्लियरली उसने कोई डिफरेंस नहीं बताया इस थियरी ने, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, इट कुड नॉट गिव ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एटम एंड मोलिक्यूल। ओके, तो ये थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसकी कुछ लिमिटेशंस। होप आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप लोगों को इनको रिटर्न फॉर्म में मेरे पास मतलब फ़ोटो सेंड करनी है, ठीक है। पढ़ो इनको अच्छे से, लर्न करो, बुक में से पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करो, देखो कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। ओके।